गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैसे तो हमने अभी लाइव क्लास ली थी जूम पे, उसमें हमने ये पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, लेकिन क्लासेस जो है वो थोड़ी अटक गई। कुछ बच्चों ने ऐसे मैसेज किए हैं कि कभी आवाज़ नहीं आई, कभी जो है वो स्क्रीन नहीं आई। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका चैप्टर 4 है। अगर हम सीए फाउंडेशन के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग चैप्टर है। इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आईसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आईसीआई ने जो बताया हमें, उसमें ये कह रहा है कि जो मैथ्स का 40 मार्क्स का पार्ट है उसका 40% यानी 16 मार्क्स जो है वो इस चैप्टर में से आने वाले हैं। 16 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 16 क्वेश्चन। लेकिन पिछले कुछ पेपर्स में मैंने देखा है कि ये मेरे अपना क्वेश्चन जो है वो 12 to 15 रहते हैं इसमें। तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, 12 से 15 क्वेश्चन होना। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत खास चैप्टर है हमारे लिए। और वैसे भी आप लोग आगे अगर इंटरमीडिएट पढ़ोगे तो उसमें आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़नी पड़ेगी ना, कि टाइम के साथ साथ पैसे जो है उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, एन्युटी वेन्युटी, सब हमें पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आते हैं हम इस चैप्टर की, एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें खास तौर से 3 चीज़ पढ़नी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहला है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम SI बोलेंगे। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में CI बोलते हैं हम लोग। और तीसरा पार्ट जो है वो है तो कम पढ़ रखा आप लोगों ने एनवीटी, एन्युटी जो बोलते हैं इसमें। तो इसके 3 पार्ट हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। इसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो बहुत आसान से पार्ट है, तीसरा भी आसान है पार्ट, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा हमें ज़्यादा। तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अब आराम से इस चैप्टर को अगर आप फॉर्मूले लर्न कर लेते हो और कैलकुलेटर लेके बैठते हो, कैलसी जो है इसका रोल बहुत है इस चैप्टर में, अगर आप उसको लेके बैठते हो तो आपका चैप्टर जो है बड़ा आसान हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट एक बार हम शुरू कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट बार बार ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा ही। क्या होता है इंटरेस्ट? देखो 3 बेसिक चीजें होती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। शॉर्ट में हम इसको P, R और T बोलते हैं। हमने कितना पैसा बैंक से लोन लिया है या हमने कितना पैसा लैंड किया है, इतना बोरो या लैंड हमने जितना भी किया है, वो चीज़ हमारे क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल हो जाएगी। मान लो मैंने 50,000 रुपये का लोन लिया है तो प्रिंसिपल 50,000 हो जाएगा जो मुझे चुकाना है। और बैंक की जो रेट है वो 7% पर एनम है, यानी बैंक जो है वो पर 100 पे कितना इंटरेस्ट लेती है? 7% लेती है। और टाइम मान लो मैंने 5 ईयर्स के लिए लोन लिया है तो ये मेरा टाइम हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, प्रिंसिपल, उधार लेने वाला पैसा या उधार दिया गया पैसा जो भी होगा, ठीक है। रेट, किस कंडीशन, किस टर्म पे हमने पैसा उधार लिया है, क्या शर्त थी पैसा वापस चुकाने के लिए, और कितने इस टाइम के लिए हमने पैसा उधार लिया, वो टाइम T हो जाएगा, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, आपका इंटरेस्ट हर साल, अगर इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता रहे, जैसे मैंने किसी से 5,000 उधार लिए मान लो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो फर्स्ट ईयर जब खत्म होगा तो मेरा ब्याज 5,000 का 10% यानी कितने रुपीज़ हो जाएगा? 500 रुपीज़ हो जाएगा। सेकेंड ईयर भी मुझे 5,000 का ही 10% देना पड़ेगा, यानी मेरे को सिंपल इंटरेस्ट 500 ही देना पड़ेगा। तीसरे साल भी मुझे 500 ही देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर बार 5,000 का 10% ही देना है। लेकिन अगर यही CI होता, कंपाउंड इंटरेस्ट होता, तो क्या होता कि पहले 5,000 को मुझे 10% रेट से देना पड़ता, तो फर्स्ट ईयर में मुझे 500 रुपये ही देने पड़ते ब्याज के ना। लेकिन सेकेंड ईयर मेरा इंटरेस्ट जो है वो मेरा प्रिंसिपल ही चेंज हो जाएगा, 5,000 प्लस 500, मेरा यहाँ प्रिंसिपल जो है मेरा 5500 बन जाएगा।
अब अगला ब्याज मुझे इस पे देना पड़ेगा 5500 पे, वो 10% दूंगा मैं, इसका 10% करके दूंगा तो मुझे 550 देना पड़ेगा। या हम यूँ सीधा गए कि इस 500 पे 10% मुझे एक्स्ट्रा और देना पड़ा तो 550 हो गया। थर्ड ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा, 550 तो देना ही, प्लस 550 का 10% और देना पड़ेगा, यानी 55 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट कितने रुपीज़ हो जाएगा, 605 रुपीज़ हो जाएगा। ये CI जो है वो बदलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल जो है आपका अमाउंट जो है, एक साल का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बनेगा, फिर अगले साल का अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा, और प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा तो आपका इंटरेस्ट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक खास बात ये है कि पहले ईयर का SI और पहले ईयर का CI जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ ईयर से मतलब खाली ईयर से नहीं है, ईयर का मतलब फर्स्ट टर्म का हो गया ना। अगर मंथली क्वेश्चन है तो पहले महीने का SI दूसरे पहले महीने के CI के इक्वल होगा ना। यहाँ हमारे ईयर का एक बार हमने क्वेश्चन लिया है तो फर्स्ट ईयर्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार क्लास में भी बताया, लाइव क्लास में क्या करते हैं, जैसे दे रखा है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम फॉर 2 years 10% per annum is ₹600. Find CI for the same. अगर किसी सम का 2 years के लिए 10% की रेट से जो टोटल SI है वो कितना है, 600 रुपये है, तो उसका टोटल CI कितना होगा। तो क्या करेंगे, देखो टेबल बना लेते हैं हम, CI और एक SI। यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, यहाँ लिख लेते हैं सेकंड ईयर, और यहाँ लिख लेते हैं टोटल। ये सब हमें वहाँ कम लिखना होता है। अब जो SI है वो हमें टोटल दे रखा है 600 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि दोनों ईयर के लिए कितना कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। कारण कि हमने भी पढ़ा है SI क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये दोनों 300 होते हैं। अब CI की बात करें तो CI पहले ईयर का वही रहेगा, मतलब 300 रुपये रहेगा, सेम रहता है पहले ईयर का SI और CI। सेकेंड ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 300 पे 10% एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, तो 300 पे 10% एक्स्ट्रा देंगे तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, यानी सेकेंड ईयर के लिए जो SI है वो 30 रुपीज़ हो जाएगा, यानी टोटल CI जो मेरा है वो 630 रुपीज़ हो जाएगा। 300 प्लस 330 कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को स्प्लिट कर करके ना कर सकते हैं ना। अगर अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन 3 ईयर दे रखे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बना लेंगे, कर लेंगे ऐसा कुछ। नेक्स्ट अब आते हैं SI का फॉर्मूला क्या। SI इक्वल्स टू 6th क्लास में पढ़ा P.T.R अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 है ना। ये 100 जो नीचे लगाया है वो रेट का है, रेट में परसेंट होती है, परसेंट पर एनम होगा, और ये जो परसेंट रखेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, यानी कहने का मतलब SI जो है तीनों का मल्टीप्लाई जो है उसके इक्वल होगा। तो मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹50,000, रेट इक्वल्स टू 6% पर एनम, टाइम इक्वल्स टू मान लो हमें दे रखा है 5 years, और हमें कहते हैं फाइंड SI। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्किल का कम है, कैलकुलेटर का ज़्यादा है। SI निकालेंगे कैसे, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, कितना आ जाएगा, 30, 35 से 150, कितने हज़ार रुपये देंगे, 15,000 रुपये। मतलब हम अगर 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं तो 15,000 रुपये इंटरेस्ट के लग जाएंगे, और 15,000 इंटरेस्ट के लगने का मतलब हमें कुल कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। कुल जो पैसे हम चुकाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम। तो 50,000 मैंने उधार लिए और 15,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा चुकाने पड़ रहे हैं, यानी मुझे कुल पैसा कितना चुकाना पड़ रहा है, 65,000 रुपये। ये मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, अमाउंट जो है वो दो चीज़ों का सम है। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक तो प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट, ठीक है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ करना है, P इंटू T इंटू R, ठीक है, अपॉन 100, इससे आपके पास अमाउंट कर देगा।
पहले ऐसे ही आएगा, ऐसे ही से आप अमाउंट निकाल सकते हो। मान लो अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फाइंड SI ऑफ ₹20,000 at the rate 6% per annum for 5 months। 5 महीने के पूछ लिया हमसे, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ जो टाइम 5 मंथ्स है, इस टाइम को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 मंथ्स को अगर हमें ईयर में कन्वर्ट करना हो तो मैं किसका करूँ? 12 का डिवाइड करूँ, 5/12 हो जाएगा। तो मेरा टाइम जो है 5/12 ईयर्स हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करूँगा? P प्रिंसिपल इंटू 6 रेट जो है, और टाइम की जगह 5/12 डिवाइडेड बाई 100 ये फॉर्मूले का है। 6 2 12, 2 से इसको आप निकाल दीजिए 100 टाइम्स, 100 इंटू 5 कितने रुपये आ जाएगा? 500। ठीक है, तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? अगर आपका टाइम जो है मंथ में दे रखा है तो आप 12 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इससे टाइम आपका ईयर में आ जाएगा। टाइम को आपको ईयर में इसलिए रहना है क्योंकि आपकी रेट जो है वो पर एनम है ना। पर एनम रेट होने का मतलब है आपके पूरे साल की रेट 6% है। तो 5 साल के लिए, 5 महीने के लिए जब आप निकालोगे तो 5/12 करके निकालो कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? अगर हमें यूँ दे रखा है क्वेश्चन, प्रिंसिपल जो है वो दे रखा है 20,000 रुपीज़, ठीक है, रेट दे रखी है हमें 10% पर एनम, और टाइम हमें गिवन है 3 ईयर्स और मान लो 5 मंथ्स। तो क्या करेंगे? ऐसे ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे, 3 ईयर को तो बड़ा रखेंगे, प्लस 5 मंथ्स को मैं 5/12 कर दूँ। ये भी ईयर में हो जाएगा। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास टाइम जो है 3 5/12 हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 41/12 ईयर्स। ठीक है, अब ऐसा ही का फॉर्मूला बन जाएगा 20,000 इंटू 10 इंटू 41/12 कौन क्या बनेगा? अब आप कैलकुलेटर जो है उसको कष्ट देके इसका आंसर कैलकुलेटर इससे आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ईयर में पार्ट है वो तो वैसे ही रहेगा, जो मंथ्स में पार्ट है उसको आप 12 डिवाइड कर देंगे, फिर इनका इंटीग्रेटेड या मिक्स फ्रैक्शन बना के इसको फिर आप आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर टाइम डेज में मैं यूँ कहते कि फाइंड SI ऑफ ₹73,000 at 10% per annum if, या ऐसा कहते कि फ्रॉम 10th जनवरी 2005 to 25th अक्टूबर 2005। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है 73,000 रुपीज़ का, यानी हमने जो उधार पैसा लिया हुआ है 73,000 रुपीज़। किस रेट से लिया है? 10% से। और कब लिया हमने? 10th जनवरी 2005 को लिया, और वापस कब लौटा रहे हम लोग? 25 अक्टूबर 2005 को वापस चुका रहे हैं। यानी इस बार क्वेश्चन डेज की फॉर्म में दे रखा था ना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 10th जनवरी से पहले 10th अक्टूबर तक पूरे महीने काउंट कर लेते हैं, मंथली ले लिया क्वेश्चन को, फिर उसके बाद 15 दिन और बचते हैं तो उसको फिर वो मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके आंसर में कुछ गलती आएगी, थोड़ा बहुत चेंज आएगा आंसर, जो ऑप्शंस होगा उससे। कारण कि इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसमें एवरेज हम लोग 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज यूज़ करते हैं ना। चाहे वो मंथ फरवरी का मंथ है तो भी 30 डेज यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं हम लोग। 31 वाला है तो भी 30 लेंगे। तो हम यहाँ से डे कैलकुलेट करेंगे। तो डे कैसे कैलकुलेट होते हैं? देखो, जनवरी में हमने पैसा 10 जनवरी को लिया है ना, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, या तो 10th जनवरी का ब्याज हमें देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या हमें 25 अक्टूबर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। दोनों तारीखों का इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 10 जनवरी का भी ब्याज दें और 25 अक्टूबर का भी ब्याज दें, किसी एक तारीख को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम 10 जनवरी को ही छोड़ देते हैं। जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं ना, 31 डेज होते हैं। उसमें से हम मान लेते हैं कि 10 तारीख को हमने पैसा लिए ही नहीं, हमने 10 तारीख काउंट नहीं की, तो जनवरी के कितने डेज रह गए? 21 डेज रह गए। फेब पूरी रहेगी, और 2005 की फेब है तो 28 दिन की रहेगी। मार्च पूरा 31 डेज का, अप्रैल 30 डेज का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31,
सितंबर 30 और अक्टूबर में अब 25 लेनी पड़ेगी, कारण कि 25 तारीख को हम वापस दे रहे हैं। 10 जनवरी का ब्याज मैंने दिया नहीं, 10 तारीख मैंने यहाँ घटा दी थी, तो 25 तारीख पूरी लेंगे, है ना। ये बात समझने की है कि अगर आप यहाँ फर्स्ट डेट जो है वो पूरी 31 में से माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स आपने 10 तारीख को काउंट नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे पूरे 25 काउंट करने पड़ेंगे। तो उनको सम कर देते हैं 5 6 7 8 9 8 17 और 1 18 का 8 1 कैरी 3 6 9 12 15 18 21 24 26 28 लगभग इतने डेज आते हैं ना। एक बार आप देख लेना कैलकुलेटर से, 9 10 11 12 13 18 8 1 कैरी है 3 6 9 12 15 18 21 24 26 28 288 डेज है। अब इस डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 288 बाई 365 कर देंगे। ये किसमें आ गया, ईयर्स में आ गया। तो टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 73,000 का 10% रेट से 288 अपॉन 365 ईयर्स के लिए अपॉन कर दो 100। ये इसका जस्ट डबल है, 200 टाइम्स का, ये कैंसिल हो गया। 20 इंटू 288 करना है, 0 8 2 16 8 2 16 117 लगभग कितना रुपया आ जाएगा, 5760। तो इंटरेस्ट होगा 5760। तो अगर हमें डे टू डे दे रखा है, तारीख से तारीख दे रखी है, डेट से डेट दे रखी है, तो फर्स्ट डेट जो है उसको आप एग्जेप्ट कर दो, फर्स्ट डेट जो है उसका ब्याज दो मत, लास्ट डेट का ब्याज आप दे दो ना। लास्ट डेट कौन सी आपकी 25 अक्टूबर है, तो आप 25 अक्टूबर का ब्याज दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। अब आते हैं इसके सेकंड फेज पे। सेकंड फेज में रेट निकालना आ गया, रेट टाइम ये सब निकालना है। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। आर निकालना है तो यहाँ पी और टी आ जाएगा। अगर आपको मान लो प्रिंसिपल निकालना है तो एस आई इंटू 100 नीचे आ जाएगा आर और टी। और अगर आपको टी निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन बाकी बची भी चीज़ें पी और ए आ जाएगी। तो कहने का मतलब एक फॉर्मूला में याद करना पड़ेगा, कोई भी याद कर लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से बना हुआ ये फॉर्मूला, रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। और ऐसे पी निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग टी निकाल सकते हैं। मान लो हमें एक रेट निकालने का क्वेश्चन करना है, आपकी बुक में से क्वेश्चन लेते हैं, 4th ए जो है चैप्टर उसमें से लेते हैं क्वेश्चन। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000 ₹70,000 in a bank at the rate 6.5% per annum. रेट दे रखी है 6.5% per annum. He received rupees 85,925 after the end of term. Find out the period for which sum was invested. राहुल ने 70,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, बैंक में 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और कितने रेट से किया, 6.5% से किया, और उसने रिसीव कितना किया, 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड विच सम। ये पूछ रहा फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड, है ना, कितने टाइम के लिए उसने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो ये प्रिंसिपल हो गया 70,000 रुपये, और ये जो 85,925 मिल रहा है ये अमाउंट हो गया, क्योंकि उसने फुल इतना पैसा निकाला, तो ये मैच्योरिटी अमाउंट हो गया। अमाउंट हमारे पास है 85,925, प्रिंसिपल हमारे पास है 70,000। तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो है इस 85,925 में से 70,000 में हमारे हैं ना, तो 15,925 रुपये ब्याज में एक्स्ट्रा तो मिलते ही मिल रहे। तो इसका मतलब अगर हमें टी निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी और आर ना। ये सब आपको लिखने नहीं है फॉर्मूले, आप तो सीधा वहाँ कैलकुलेशन में डालो इसको। 15,925 इंटू 100
अपॉन पी है अपना 70,000 रुपये और रेट 6.5 है। यहाँ क्या करना है, ऊपर हो जाएगा 1592500, आप काट नहीं सकते। अब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से 70,000 का, पहला डिवाइड 70,000 का करने के बाद फिर डिवाइड करेंगे, एक बार और डिवाइड का साइन दबेगा, 6.5 का फिर डिवाइड होगा, ये दोनों चीज़ें डिवाइड में है तो बारी बारी से 2 बार डिवाइड लगेगा। तो आपका अल्टीमेट जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 3.5 ईयर्स। तो ये 3.5 साल के लिए पैसे लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आपको मेमोरी में जाना पड़ेगा ना, फिर पूरे में इस पूरे का डिवाइड ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा 2 बार बारी बारी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर देंगे इसको आप कैलकुलेटर से। तो ये आपका टी निकालने का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। If the SI on rupees 20,000 for 5 years is rupees 8,000, फाइंड रेट परसेंट। कर सकते हैं आराम से सब लोग, रेट निकालना तो क्या करें, SI 8,000 रुपये SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 20,000 इंटू टाइम 5। काट पीट जो भी आपको करनी है, आप लोगों के पास कैलसी है, 40 बार जाएगा, 40/5 आ जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 8% पर एनम। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन है जिसमें रेट वेट निकालनी हो तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिक टाइप के क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है बेसिक टाइप में, उसके बाद ट्रिक टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे हमारे। क्योंकि बेसिक टाइप के क्वेश्चन में कहता है कि इफ प्रिंसिपल वॉज रुपीज क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल वॉज रुपीज समथिंग, कुछ लिख रखा है, एक्स डिपोजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर्स, है ना। टाइम जो है वो 7.5 ईयर्स दे रखा है, एट 6% पर एनम, रेट दे रखी है हमें 6% पर एनम। इफ ही रिसीव्ड रुपीज 101,500 एट द एंड ऑफ 7.5 years, find the sum he invested। एक्स ने कुछ प्रिंसिपल जो है इन्वेस्ट किया, किस रेट से किया, 6% से। कितने ईयर के लिए किया, 7.5 ईयर्स के लिए किया। उसको टर्म खत्म होने के बाद 1,01,500 रुपीज मिले। तो बताओ उसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। लेकिन इस बार जो एक गिवन अमाउंट जो चीज़ है ना वो अमाउंट है ना, उसने रिसीव किया इतना रुपए, उसने ब्याज इतना नहीं मिला है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर ये ब्याज होता तब तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते SI इंटू 100 अपॉन R और T, है ना। ऐसा ही होता तो वो फॉर्मूला काम करता, लेकिन हमें ऐसा ही नहीं दे रखा, मैं तो अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट कितना गिवन है, 101,500 रुपीज है ना, ये हमें अमाउंट दे रखा है। और क्या पूछ रहा हूँ, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। अमाउंट और प्रिंसिपल में एक रिलेशन है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + RT अपॉन 100 ना। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे है। अमाउंट की जगह मैं लिख सकता हूँ 101,500, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, छोड़ देता हूँ। 1 + R और T, R और T मल्टीप्लाई में, तो R और T की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, R है मेरा 6 और T है मेरा 7.5 की मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ कैलकुलेटर से, मेरे पास 45 आएगा ना। तो मेरे पास आ जाएगा 101,500 इक्वल्स टू P। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 145/100 आ जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा P जो है 101,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 145 आ जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा कैलकुलेटर से तो मेरा आंसर 70,000 रुपये आ जाएगा। यानी उस बंदे ने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो उसको 7.5 साल बाद में 6% की रेट से कितना होके मिला, 1,01,500 रुपये होके मिला। तो अगर मैं अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना हो
तो हम लोग ये वाला रिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये रिलेशन कैसे है आप लोग देख लें एक बार। ये रिलेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई की जगह हम लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर इधर से मैं पी कॉमन ले लूँ तो पी कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आर टी बाई। तो मेरा ए जो है वो किस फॉर्मूले से बन जाएगा, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बाई 100 है ना। तो ये सीधा हमें तो याद करना, मैं बना कैसे, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो अमाउंट से अगर प्रिंसिपल कभी भी निकालना हो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। 100 रुपये लेट करके भी हम कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ लेट कर लिया, 100 पे इतना है तो 1 पे कितना होगा, ऐसे करके भी हम यूनिटरी मेथड से भी इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन यूनिटरी मेथड में 3 लाइनें आपको बनानी पड़ेगी, इससे अच्छा आप फॉर्मूला यूज करें। अब आते हैं कुछ ट्रिक्स पे, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। आपका स्कैनर जो है इस तरह के क्वेश्चन से भरा हुआ पड़ा है। इफ a sum doubles at 8% SI in a certain time, find the time। ये कह रहा है कि एक सम को डबल्स का मतलब सम को डबल होने में कितना, किस रेट से, 8% के रेट से डबल हो जाता है कोई सम, किसी सर्टेन टाइम में होता है, किसी फिक्स टाइम में होता है। तो बताओ वो टाइम कितना होगा ना, कितने साल में है। सीधा अगर हमारी भाषा में बात करें तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को कुछ रुपए उधार दें तो हमारा पैसा डबल होने में कितना साल लगेगा, किस रेट से, 8% रेट से। तो हम सीधा ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं 8% रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लगाऊं तो मुझे डबल पैसा कब मिलेगा। डबल पैसा मिलने का मतलब क्या है कि मैंने अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए तो मुझे 2000 रुपये वापस मिलेंगे। वो जो 2000 रुपये मुझे वापस मिलेंगे उसमें 1000 रुपये तो मेरे होंगे और 1000 रुपये किसके होंगे, ब्याज के होंगे ना। तो मुझे अमाउंट जो मिलेगा वो डबल मिलेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका कन्वेंशनल मेथड है कि आप पी जो है वो 100 रुपीज़ लेट कर लीजिए, तो आपका डबल मिल रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। यानी आपको जो ब्याज मिलेगा वो 200 माइनस 100 कितने रुपये मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। यहाँ से आप अब टी निकाल सकते हैं। टी का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई आपका 100 रुपये इंटू 100, पी भी आपका 100 रुपये और आर आपको 8 दे रखा, 8% दे रखा, 100/8 यानी 12.5 ईयर्स, 12.5 साल जो है उसमें कोई भी समझो वो डबल हो जाएगा। लेकिन इस सवाल के लिए ट्रिक भी है कि अगर आपको डबल ट्रिपल कुछ भी करना है, यहाँ डबल लिख रखा है ना, अगर कोई सम जो है वो n टाइम्स हो जाता है खुद का, n टाइम्स का मतलब डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, कितना ही टाइम्स हो जाए। अगर n टाइम्स हो जाता है ऐसा ही में कोई चीज़, तो फिर हम सीधा t निकालने के लिए या r निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं n-1 इंटू 100 अपॉन जो भी गिवन चीज़ है वो नीचे लगा देते हैं। तो n बोलेंगे हम कितना हो रहा है, डबल्स हो रहा है तो n2 हो जाएगा मेरे लिए इंटू 100 अपॉन r हमारा 8 है। तो सीधा इससे हमारा आंसर 12.5 है। तो सीधा इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। t इक्वल्स टू n-1 इंटू 100 अपॉन r। n मतलब डबल हो रहा है तो n2 हो जाएगा, अगर ट्रिपल हो रहा है तो n3 हो जाएगा, 5 टाइम्स हो रहा है तो n5 हो जाएगा। तो ये सीधा ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एट व्हाट रेट ऑफ SI the sum will be 1.4 times of itself in 5 years। किस रेट से, SI की किस रेट से कोई भी सम जो है वो खुद का कितना टाइम्स हो जाएगा, 1.4 टाइम्स हो जाएगा। कितने ईयर में, 5 ईयर में ना। तो इस क्वेश्चन में रेट फाइंड करनी है हमको, ठीक है। और कितना गुना हो रहा है, सम 1.4 टाइम्स हो रहा है और रेट फाइंड करनी है, टाइम हमें दे रखा है 5 ईयर्स। अभी मैंने बताया ट्रिक से करें हम तो r इक्वल हो जाएगा हमारा n-1 इंटू 100 अपॉन इस बार t आ जाएगा नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 1.4 माइनस 1 अपॉन t की जगह 5 इंटू 100, तो मेरे पास आ गया 0.4 इंटू 100 अपॉन 5। कैलकुलेटर है आप सब लोगों के पास ना, तो ये इससे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा तो 8% आ जाएगी। रेट कितने परसेंट आ जाएगी, 8% आ जाएगी। बोलेंगे तो क्वेश्चन
ये ट्रिक जो है वो बड़ी यूजफुल है ऐसे सवालों में। अब एक और ट्रिक है, n1 - 1 अपॉन t1 इक्वल्स टू n2 - 1 अपॉन t2। अगर रेट सेम हो तो ये कब लगेगी? सेम रेट में। और अगर टाइम सेम होगा तो यहाँ R1 और R2 हो जाएगा। ये कब होगा? देखो कैसे क्वेश्चंस में हम ये ट्रिक यूज करेंगे। तो देखो आपके क्वेश्चन एक दे रखा है कि a sum doubles in 8 years at certain rate of SI. In how many years it will be 5 times of itself at same rate। एक सम को डबल होने में कितने साल लग रहे हैं? 8 साल लग रहे हैं। डबल हो रहा है यानी फर्स्ट टाइम n1 जो है वो ट्वाइस डबल हो रहा है। कितने साल में डबल हो रहा है? 8 साल में। t1 जो है वो 8 ईयर्स है। फिर दूसरे सेगमेंट में मैं इसी क्वेश्चन को, इसी सम को कितना गुना करना है? 5 टाइम्स करना है। तो n2 मेरा 5 हो जाएगा। और उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है ना। रेट सेम बता रहा है, सेम रेट है। तो सेम रेट है तो हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं ना। तो n1 की जगह मैं 2 लिखता हूँ। n1 - 1 अपॉन t1 यानी 2 - 1 अपॉन t1 कितना मेरा? 8 इक्वल्स टू n2 - 1 अपॉन t2 मुझे फाइंड करना है। तो मेरा इधर हो जाएगा 1/8 इक्वल्स टू 4 अपॉन t2। दैट मीन्स मेरा t2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से कितने ईयर्स हो जाएगा? 32 ईयर्स। मुझे इसी सम को 5 टाइम्स करने में कितने साल लग जाएंगे? 32 साल लग जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कि पहले इतने टाइम में ये सम इतना हो जाता है तो फिर किस टाइम में ये सम इतना हो जाएगा ना। तो इतना गुना पहले हो रहा है, उतना गुना बाद में करना है हम लोगों को। एक टाइम हमें दे रखा है, दूसरा टाइम निकालना है, या एक रेट हमें दे रखी है, दूसरी रेट हमें निकालनी है। तो हम ऐसे करेंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं, कर लेंगे ऐसा कुछ। तो आगे चलते हैं। ये जो है ना ट्रिक आप लोग R1 R2 के लिए भी लगा सकते हो। अगर टाइम सेम दे रखा हो तो n1 - 1 अपॉन R1 इक्वल्स टू n2 - 1 अपॉन R2 भी यूज कर सकते हैं। अगर टाइम कांस्टेंट हो ना, अगर ये लिख रखा हो एट सेम टाइम, सेम नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं, तो हम ये को R1 R2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया होता है a certain sum amounts to rupees 840 in 2 years and rupees 1100 in 5 years. Find principal and rate of SI. एक सर्टेन सम जो है वो कोई एक सम है, हमने जो उधार दिया या उधार लिया, वो 2 साल के अंदर कितना रुपये हो जाता है? 840 रुपये हो जाता है। और वही सम जो है वो 5 साल के अंदर कितना हो जाता है? 1100 रुपये हो जाता है। मतलब 2 साल में मेरा सम जो है ब्याज सहित कितना रुपये मिल रहा है? मेरे को 840 रुपये मिल रहा है। और वही सम मुझे 5 साल बाद अगर मैं उठाता हूँ तो मेरे को 1100 रुपये मिलता है। तो बताओ वो सम कितना है और वो रेट कितनी है? तो देखो हम एक बार पूरा लिख लेते हैं। अमाउंट फॉर 2 years is 840 rupees और अमाउंट फॉर 5 years is rupees 1100। ठीक है, हमें वो प्रिंसिपल निकालना है। देखो अब पहला सेगमेंट देखो कितने साल का है ये? अमाउंट फॉर 2 years है। अमाउंट फॉर 2 years का मतलब क्या होता है? इसमें मेरा एक तो प्रिंसिपल है और उसके साथ 2 ब्याज है, 2 SI है। और 5 साल के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल और 2 ब्याज, 5 ब्याज है ना, 5 इंटरेस्ट हमारे पास होगी इसमें। ठीक है ना, तो
पहले वाला सेगमेंट ये बता रहा है कि मेरे प्रिंसिपल में 2 ब्याज अगर मैं जोड़ूँ तो ये आता है, और अगर मैं मेरे प्रिंसिपल में 5 ब्याज जोड़ूँ, 5 बार इंटरेस्ट जोड़ूँ तो 1100 रुपये आते हैं। तो मुझे मेरा प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना। तो देखो डिफरेंस कितने साल का हो गया, 3 साल का हो गया डिफरेंस है ना, 3 साल का। तो इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि बढ़ रहा है ना हमारा पैसा, ये जो बढ़ोतरी जो हो रही है, ये इंक्रीमेंट जो मिल रहा है वो ब्याज की वजह से मिल रहा है। तो 1100 में से 840 माइनस कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 260 हो गया, 1100 माइनस 840, तो हो गया 260 रुपीज। थ्री ईयर्स में ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 260 का आ रहा है। तो 1 ईयर के लिए 260/3 कर देंगे। यहाँ एक बार चेंज कर लेते हैं, तो पॉइंट्स में जाएगा, पहला क्वेश्चन ये होगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ 1200 कर रहा हूँ, हम 1200 दे दें, नहीं तो हमारा पहला क्वेश्चन पॉइंट में चला जाएगा, कंसेप्ट में दिक्कत आ जाएगी आपको। यहाँ हम 1200 रुपये देते हैं, ठीक। तो 1200 लेने से यहाँ क्या हो जाएगा, 360 आ जाएगा, भी 360 आ जाएगा, कटने में आसानी रहेगी। तो 1200 माइनस 840 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़। 1 साल का इंटरेस्ट जो है मेरे लिए 120 रुपीज़। नहीं तो पहला ही क्वेश्चन हमारा पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट में ही लेके हमने ऐसा करना है, 1200 कर देंगे। तो 1200 माइनस 840 कर देंगे, तो 1200 माइनस 840 कितना हो गया, 360 हो गया। 3 साल में हमारा पैसा 360 रुपये बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 360 डिवाइडेड बाई 3 यानी 120 बढ़ेगा ना। इसको आप 1100 की जगह 1200 ही करना है। अब अगर 1 साल में मेरा पैसा का ब्याज 120 रुपये है, तो मैं अगर पहले सेगमेंट से मेरा प्रिंसिपल निकालना चाहूँ तो इसमें कितने साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है। अगर मेरे 1 साल का ब्याज 120 है तो 2 साल का ब्याज 240 होगा, तो मैं यहाँ से 240 माइनस कर दूंगा। तो पहले सेगमेंट से अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं क्या करूँ, देखो पहले सेगमेंट से मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 840 माइनस 2 इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट कितना हो गया, 240, तो 600 रुपये आ जाएगा। अगर मैं इससे निकालता तो 1200 माइनस कितने इंटरेस्ट करना पड़ता, 5 इंटरेस्ट, यानी 600 रुपये घटाने पड़ते हैं। तो कितने रुपये आता है, 600 रुपये आता है। तो किसी भी कंडीशन में आप प्रिंसिपल निकालो, दोनों में 600 रुपये आता है, तो आपका प्रिंसिपल का आंसर ₹600 हो जाएगा। अब बात रही रेट की। रेट हालांकि आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, SI 200/P/T करके निकाल सकते हैं, लेकिन रेट होती क्या है एक्चुअली, रेट का मतलब क्या होता है कि आपको आपके प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना 1 साल का, उसी से तो हम रेट कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे 600 रुपये पर 120 रुपये हर साल ब्याज मिल रहा है, हर साल का इंटरेस्ट 120 है, किस पे, 600 पे। तो सीधा रेट यहाँ से निकालो, कितना परसेंट रेट आ जाएगा, 20%, 20% पर एनम हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप सुधार लेना ना, मैंने 1100 लिखा था गलती से, उसे पॉइंट्स में चला जाएगा, होगा तो कुछ नहीं, आंसर तो आएगा ही, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन हम ज़्यादा कैलकुलेशन की तरफ चले जाएंगे फिर क्वेश्चन में। आप 1200 कर लेना यहाँ पे। अमाउंट फॉर 2 ईयर्स है 840, अमाउंट ऑफ 5 ईयर्स जो है वो 1200 रुपये है। हमारा 840 1200 हो गया, यानी हमें इन 3 सालों में जो इंक्रीमेंट मिला वो कितने रुपये का मिला, 360 रुपये का मिला। दैट मीन्स 1 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 120 है तो 2 साल का 240 हुआ, तो यहाँ से 240 रुपये सब्ट्रैक्ट करने पे प्रिंसिपल आ जाएगा, या फिर यहाँ से 5 साल का ब्याज सब्ट्रैक्ट करने पे भी प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल पर अगर मुझे हर साल 120 रुपये ब्याज मिल रहा है तो मेरा रेट इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं हम लोग, a certain sum amounts to rupees 1008 in 2 years and rupees 1164 in 3.5 years. Find rate of interest. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारा कोई सम है जो 2 ईयर्स में तो कितना हो जाता है, 1008 रुपीज़ हो जाता है, और यही सम जो है वो हमारा 3.5 ईयर्स में कितना हो जाता है, 1164 रुपये हो जाता है। तो अमाउंट फॉर 2 ईयर्स इज 1008, अमाउंट फॉर
3.5 ईयर्स इज 1164। इसका मतलब 1.5 साल में, 1.5 साल हो गया, 2 साल से 3.5 साल, यानी 1.5 ईयर का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर कितना हो जाएगा, 1164 माइनस 1008, 1164 रुपये में से 1008 रुपये माइनस कर दो, 156 रुपये हो गए, 156 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। ये तो 1.5 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 156 अपॉन 1.5 को 1.5 का डिवाइड कर कितना आता है 104, यानी मुझे हर साल मेरा पैसा कितना बट रहा है, 104 रुपये बट रहा है। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं ऊपर वाली लाइन में से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूँ, तो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ 2 ईयर्स का इंटरेस्ट, यानी 104 इंटू 2, 104 इंटू 2 होता है 208, यानी मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 1008 माइनस 208, यानी 800, प्रिंसिपल रुपीज आ गया 800। अब मुझे 800 रुपये पे हर साल कितना रुपये ब्याज मिल रहा है, 104 रुपये, यानी मेरा रेट जो है इंटरेस्ट का वो 104 अपॉन 800 इंटू 100 हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 13%। क्या करें, 2 साल में मुझे मिल रहा है 1008 रुपये, 3.5 साल में मुझे कितना मिल रहा है 1164 रुपये, यानी जो बीच वाले 1.5 साल है उनका गैप जो है वो 156 रुपये है, यानी हर साल मेरा इंटरेस्ट जो है वो कितना है 104 रुपये है ना। अगर मुझे 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो मैं 104 को 2 से गुना कर दूँ, 104 को 2 से गुना करने पे 208 आएगा, 1008 माइनस 208 किया तो मेरा 800 रुपये प्रिंसिपल आ गया। मुझे इस 800 रुपये प्रिंसिपल पे हर साल ब्याज कितना मिल रहा है, 104 रुपये, यानी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया, 13% पर एनम। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम।